हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं, तो जिसमें सैटरडे के दिन होती है हमारी केमिस्ट्री की क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे, फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने लास्ट सेशन में आपको क्या पढ़ाया था, तो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। और डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हुई थी, क्या डीमेरिट्स थे, उससे क्या क्या पॉइंटर्स मिले थे, उस पर हमारा डिस्कशन हुआ था। आज हम उससे आगे बात करेंगे और बात करेंगे किसकी, तो आज हम जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल के बारे में अच्छे से देखेंगे और इसमें क्या क्या चीजें थी उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। किसके बारे में है, तो डेल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बारे में। इससे पहले अगर इस लेक्चर की PDF चाहिए या किसी भी तरह से कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, PDF ले सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया हुआ है। इसके अलावा जो लास्ट सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनको पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो मैंने क्वेश्चन दिया था कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा। तो देखा जाए तो मैंने बताया था आपको फ्रिक्शन क्या होता है, एक ओपोजिंग फोर्स होता है, एक ओपोजिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, घर्षण। तो घर्षण में कितनी सतह होती है, दो सतह होती हैं और दोनों सतह जो होती हैं, एक कोई सतह है और उस पर कोई वस्तु चल सकती है, मतलब कोई बॉडी उस पर मूव कर सकती है। अगर वो आसानी से मूव कर रही है, वो चीज अगर आसानी से उस वस्तु किसी स्पर्श करते हुए किसी सरफेस पे रखी हुई है और आसानी से मूव कर सकती है, तो मतलब वहां पर घर्षण कम है, वहां पर घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पर लेस होगी। जैसे जैसे फ्रिक्शन आपका बढ़ता जाता है, उसके बढ़ने से क्या होता है कि मूवमेंट जो होता है, अपोजिंग फोर्स बढ़ जाता है। तो अगर किसी सतह पर कोई तेजी से नहीं चल पा रहा है तो उसका मतलब क्या है, उस सतह पर नहीं चलने का मतलब है कि तेजी से नहीं चल पाने का मतलब कि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, घर्षण ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्शन कम होता है तो वहां पर चलना आसान हो जाता है, स्मूथ हो जाता है सरफेस, मतलब वहां पर आप आसानी से मूव कर सकते हैं, स्मूथली मूव कर सकते हैं। तो ये बात होती है किसमें, फ्रिक्शन में। तो अब देखिए यहां पर बोला गया कि फ्रिक्शन को हमको रिड्यूस करना है, क्या करना है, घर्षण को कम करना है। तो कम करने में क्या ऑयल का यूज किया जाता है, तो बिल्कुल किया जाता है। ऑयल जो है एक बहुत अच्छा जो है लुब्रिकेंट माना जाता है। तो ये जो है, जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो किसी भी चीज को क्या करते हैं, वो आपका फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं और कोई भी चीज का मूवमेंट फास्ट हो जाता है। तो ऑयल बहुत अच्छा एक क्या है, फ्रिक्शन को लेस करने के लिए, मतलब तेल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, घर्षण को कम कर सकते हैं। दूसरा ग्रीस, ये गाड़ियों में ग्रीस का इस्तेमाल होता है, तो वो भी क्या करता है कि आपके जो भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स जितने लगे हुए हैं, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो आसानी से चल सकें, उनके बीच में टूट फूट ना हो, वियर टियर ना हो, तो उसमें ग्रीस भी मदद करता है। पाउडर की बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छा क्या होता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको कैरम का एग्जाम्पल दिया था, कैरम में आप पाउडर का यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं, जैसे ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट को भी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब जो आसान कर देता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया हुआ था। इसके अलावा मैंने मेंस के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनके आंसर्स भी बताए थे, तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, तो उससे आपकी एक लिंक बन पाएगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये पता चल गया आपको। दूसरा क्वेश्चन था कि फ्रिक्शन इज अ, घर्षण क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर कोई सरफेस ऐसे हवा में है और कोई पहली चीज दूसरी चीज के कांटेक्ट में नहीं है, तो क्या इन दोनों में घर्षण लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, नो कांटेक्ट फोर्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें, विद्युत बल की बात करें, तो कहीं पर भी जब मैंने आपको फ्रिक्शन या घर्षण पढ़ाया तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की तो बात नहीं करी कि वहां पर करंट मूव कर रहा है या फिर वोल्टेज मूव कर रहा है, इस सारी चीजों की बात तो बिल्कुल नहीं हुई। इसके अलावा हमने मैग्नेटिक फोर्स की भी बात नहीं करी। और जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में बताया जाता है कि जहां इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है
और जहां मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है वहां इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। फेराडे का जो लॉ है वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट भी पता चलेगा। लेकिन जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं वहां मैग्नेटिज्म भी नहीं होगा, और जहां मैग्नेटिज्म नहीं है वहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगा। तो ये दोनों ही नहीं होगा, तो ये कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। क्यों संपर्क बल है? क्योंकि यहां पर एक सरफेस दूसरे सरफेस पर कांटेक्ट में आता है, और कोई भी सरफेस के अंदर जो दूसरी बॉडी है जब वो आसानी से मूव नहीं कर पाती तब फ्रिक्शन की बात की जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे क्या बात करी है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, आपका बी सही हो गया। लेकिन आप लोगों का एक क्वेश्चन और था, उसको भी मैं आंसर कर दूं, उसके आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कमेंट्स में कि सर कोहेसिव फोर्स नहीं समझ में आया है, तो कोहेसिव फोर्स को समझ लेते हैं, जिसको बोला जाता है सहसंजक बल। इसको बता के मैं केमिस्ट्री की तरफ ही आ रहा हूं। ये कल मैंने फिजिक्स में जो बताया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखा जाए तो भाई कोहेसिव फोर्स जो है उसको देखिए ध्यान से, जिसको हिंदी में क्या बोल दिया जाता है, सहसंजक बल या कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब है आपका, यहां पर वर्ड आ रहा है को, और को वर्ड आप कहां यूज करते हो, जहां पर सहभागिता होती है, मतलब कोई दो चीजें साथ में चल रही होती हैं, तो उसको को वर्ड यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक वर्ड कल एडहेसिव, तो एडहेसिव मैंने आपको क्या बताया था, जैसे फेविकॉल था कि फेविकॉल क्या होता है, एक एडहेसिव होता है, जिसको क्या कहा जाता है, आसंजक बल। आसंजक बल कहा जाता है, जिसको एडहेसिव कहा जाता है, और कोहेसिव होता है जो सहसंजक होता है। तो देखा जाए तो फेविकॉल में क्या होता है कि आप किसी सतह पर क्या लगाते हैं, फेविकोल को लगाते हैं, और उसके बाद किसी दूसरी चीज को उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है एक एडहेशन का काम करता है। एडहेशन का मतलब आसंजक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर क्या है कि ये एक चीज हो गई, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, मतलब यहां दो चीजों के बीच में एडहेशन लगता है। लेकिन कोहेशन जो होता है इसमें एक ही चीज होती है, दूसरा नहीं होता है, मतलब कोई दो चीजों के बीच में नहीं है। कैसे? तो मान लिया जाए कहीं पानी है, तो इस पानी की अंदर जो पानी का ड्रॉपलेट, एक ड्रॉपलेट दूसरे ड्रॉपलेट के साथ जो एक दूसरे पर बल लगा रहा है, जो एक फोर्स लगा रहा है आपस में, पानी ही पानी के ऊपर। जैसे कि आपने कहीं पर जो है मान लिया जाए ऑयल डाला है, एक बॉटल में ऑयल भर दिया है, तो इस ऑयल के सारे जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स जो आपस में ऑयल के दो बूंदों के बीच में जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, उसको आप क्या कह देंगे, कोहेसिव बोलेंगे, क्योंकि वो आपस में ही लग रहा है। लेकिन अगर वो ऑयल ड्रॉप किसी ग्लास के ऊपर, किसी कांच के ग्लास के ऊपर जो है, या कांच के ऊपर वो ऑयल गिरी हुई है, तो उन दोनों के बीच में जो लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो एडहेसिव फोर्स होगा। लेकिन किसी एक ही चीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। चाहे वो पानी का एग्जाम्पल ले लें, या आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक के ऊपर एक जमा हो जाती हैं। जैसे आप पानी को कहेंगे तो पानी फैल जाएगा, लेकिन आप अगर इसी की जगह आप घी गिराएं तो घी आप देखते हैं थोड़ा गाढ़ा होता है, तो उसकी लेयर एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो वो उसकी जो घी के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को आप क्या कह देंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे, उसको सहसंजक बल कहा जाएगा। तो होप चीज आपको समझ में आई होगी। जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कि चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, तो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में दूसरा मॉडल पढ़ने वाले हैं, जिसको कहा जाता है जे थॉमसन का मॉडल। तो शुरू करते हैं जे थॉमसन के बारे में और देखते हैं कि भाई जे थॉमसन साहब ने क्या बोला था। तो आज हमारे पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पहला मॉडल आया था वो किसका आया था, डेल्टन का आया था। डेल्टन्स एटॉमिक मॉडल, डेल्टन ने सबसे पहले चीजें बताई थी। लेकिन डेल्टन का जो मॉडल था उसके समय ना उसको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था, ना प्रोटॉन के बारे में पता था। उसका कहना था कि जो एटम है, जो परमाणु है, उससे छोटी तो कोई चीज ही नहीं है। मतलब एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। जब उसको फर्दर तोड़ा ही नहीं जा सकता तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कैसे कर पाता। तो हमने बात करी थी कि भाई जो डेल्टन का एटॉमिक मॉडल था, डेल्टन का जो परमाणु का संरचना थी, वो उसमें कई कमियां थी, तो वो आगे चलकर फेल हुई, लेकिन पूरी तरह से फेल नहीं हुई थी। उनसे कई चीजें हमने निकाली थी और जिनको आगे यूज किया था। तो इसके बाद देखा जाए तो सबसे पहला जो प्रयास किया वो जॉन डेल्टन ने कब किया, 1803 में किया। तो जॉन डेल्टन के बारे में हमने सबसे पहले बात कर दी थी।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, तो अब जो है ये मॉडल हमारा डिस्कस हो चुका है पहला वाला। अब हमें बढ़ना है जॉन डेल्टन से किसकी तरफ, जे थॉमसन की तरफ। तो जे थॉमसन पर हम बात करेंगे। तो जॉन डेल्टन का जो मॉडल है आपको यहां पर दिख पा रहा है, इस मॉडल के अंदर, इसके अंदर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब आपका परमाणु संरचना कैसी होती है, ये तो नहीं बता पाया कौन, जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन की जो थ्योरी थी लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो जो लोग लेक्चर अभी पहली बार देख रहे हैं उस लेक्चर को देखने के बाद ये शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो भी बात जे थॉमसन की होगी वो इसी लेक्चर में समझ में आएगी। लेकिन पुराने लेक्चर्स को देखते हुए चलिए, बहुत ही ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हुए हैं, ये केमिस्ट्री का 7th लेक्चर ही है, तो 6 लेक्चर और पहले केमिस्ट्री की मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखा जाए तो भाई जो परमाणु संरचना बताई वो तो बताई ही नहीं, उन्होंने बोल दिया कि भाई एटम तो टूट ही नहीं सकता आगे, तो जब वो एटम फर्दर टूट ही नहीं सकता तो उससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर जे थॉमसन साहब ने ही 1897 में एक पार्टिकल की खोज कर दी जिसको इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। किसने कहा है ये, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है जे थॉमसन ने 1897 में दिया। अब आप बोलेंगे सर ये 1904 क्या है, तो 1904 में इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया है, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कब कर दी थी, 1897 में कर दी थी। साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। ये गोल्डस्टीन जो थे इन्होंने प्रोटॉन की खोज कर दी थी, लेकिन प्रोटॉन कहां होते हैं, कैसे होते हैं, प्रॉपरली बताने के लिए आगे चलकर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ 1911 में जिसको कहा जाता है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की पोजीशन के बारे में, जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में पता चलता है। लेकिन जो सबसे पहले हमें बात कर रहे हैं वो जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में बता रहे हैं कि भाई एक एटम कैसा हो सकता है, उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसा लगेगा। इसके अलावा जो है उसी के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी, रासायनिक प्रक्रिया के बारे में बात की थी। लेकिन 1897 में जॉन डेल्टन के बाद जो है एक बहुत बड़ा चेंज हुआ जे थॉमसन के टाइम, और जे थॉमसन ने क्या खोज कर रख दी, इलेक्ट्रॉन खोज कर बता दिया। और जो बताया गया कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। जब ये नेगेटिवली चार्ज है और ये किसके अंदर होता है, किसी एटम के अंदर होता है, तो डेल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, डेल्टन का जो परमाणु संरचना का सिद्धांत था, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई, क्योंकि डेल्टन का कहना ही यही था कि एटम फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है, वो तो टूट ही नहीं सकता। तो ये तो टूट गया। तो इसके बाद जो है जे थॉमसन ने यहां पर पोस्टुलेशंस दिए हैं, मतलब उनके अनुमान बताए कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो उनके मॉडल को कुछ इस तरीके से बताया गया कि भाई कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरह से मिलते हैं। तो इनके मॉडल को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ये नाम आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कि भाई जो जॉन डेल्टन का जो मॉडल था उसके क्या नाम थे। तो इसके अलग अलग नाम हैं। पहले उन नामों के बारे में बात कर लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं 1897 में क्या खोज हो गई है, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब ये ऋणात्मक होता है। इस पर जो आवेश है, इस पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। किसने खोज करी, जे थॉमसन ने करी। अब जे थॉमसन ने 1897 में खोज करी और इनका जो मॉडल आया वो कब आया, 1904 में आया। तो 1904 में थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात की गई है। और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल, मतलब थॉमसन का जो परमाणु का जो मॉडल था वो क्या था, तो इस मॉडल को कहा जाता है आपका प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको एक और नाम दिया जाता है वाटरमेलन मॉडल, या फिर रेसिन पुडिंग मॉडल। ये 3 नाम है। अब आप सोच रहे होंगे ये नाम क्या है, तो देखा जाए तो ये नाम कुछ नहीं है। प्लम पुडिंग का मॉडल का मतलब है, पुडिंग मतलब होता है, या तो केक देखा होगा आपने, जैसे केक्स के अंदर जो पुडिंग प्लम्स होते हैं कि बीच बीच में उसमें चेरी होती है। कोई केक ले लिया आपने, उस केक के
बीच बीच में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो उसको इन्होंने एक नाम दे दिया प्लम पुडिंग। पुडिंग को केक भी बोल सकते हैं या फिर आप कोई भी स्वीट डिश बोल सकते हैं, तो इसको इसलिए पुडिंग कह दिया गया, प्लम पुडिंग। या फिर इसको वाटरमेलन भी, जैसे आपने कभी तरबूज खाया होगा तो तरबूज के अंदर देखा होगा आपको बीच बीच में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं उसके अंदर। तो इनके मॉडल को क्या कहा गया, इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया, रेसिन पुडिंग मॉडल भी कहा गया। रेसिन का मतलब होता है किशमिश, प्लम का मतलब होता है आपका जैसे अलग अलग आलू बुखारा जो होता है उसको भी प्लम बोला जाता है, या फिर बेर आपने खाए होंगे उसको भी प्लम बोला जाता है। लेकिन आपको वो हिंदी में नाम याद नहीं रखने के, वहाँ पर आप पुडिंग को देखेंगे तो आपको हिंदी में पुडिंग हलवे को भी बोला जाता है। तो इनका आपको वो याद नहीं रखना है या इन चीज़ों को नहीं सोचना है, ये नाम है जस्ट कि भाई जो उनका मॉडल है उसको किससे कंपेयर कर दिया जाता है। तो रेसिन पुडिंग बोल दिया जाएगा या वाटरमेलन बोल दिया जाएगा, तरबूज मॉडल जो है, या फिर आपका प्लम पुडिंग कहा जाता है। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मॉडल जो आप लोग खाते पीते हैं चीजें वो जैसे दिखते हैं, तो उन्होंने एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से उसको कंपेयर कर दिया। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, जो थॉमसन ने मॉडल दिया वो कब दिया, 1897 के बाद दिया, 1904 में। तो तब तक तो किस चीज की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की भी हो चुकी थी। और गोल्डस्टीन जो है ये बता चुके थे, गोल्डस्टीन का कहना था कि भाई एक पॉजिटिव जो है पार्टिकल भी होता है, घनात्मक चीज भी होती है आवेश वाली, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये जो है ये दो चीजें उस जब इन्होंने मॉडल दिया तब पता थी। तो इनका कहना था कि कोई भी जो एटम होता है उस एटम के अंदर कुछ इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव चीजें पाई जाती हैं। मतलब यहां पे आपको दिख रहा होगा ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह का मॉडल है। तो इसी को बोल दिया जाता है कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, या मैंने आपको बताया इसी का एक दूसरा नाम है वाटरमेलन मॉडल, या फिर इसी को कह दिया जाता है रेसिन पुडिंग मॉडल। रेसिन का मतलब मैं बता चुका हूं, लेकिन नाम आपको सब सारे इंग्लिश में ही याद रखने, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, रेसिन पुडिंग। तो ये तीन नाम इसके याद रखेंगे। तो ये जो मॉडल था ये किसका मॉडल है, तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। अब इस मॉडल में दिया क्या था समझेंगे। तो देखा जाए तो इस मॉडल में जो है ये बताया गया कि भाई किसी भी एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को ही आप क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज भी किसने करी, जे थॉमसन ने ही करी। तो इनको ये मॉडल बताना था। अब जैसे किसी ने कोई खोज की होगी तो उस खोज के हिसाब से बताएगा कि भाई इसका मॉडल किस बेस पर है, मतलब जो हमने खोजा है वो एटम के अंदर मिलता है और वो कैसा दिखता होगा। तो इसलिए इन्होंने जो मॉडल दे दिया उसको क्या कह दिया जाता है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। और थॉमसन का एटॉमिक मॉडल को मैंने बताया कि एक नाम दिया जाता है कि ये वाटरमेलन मॉडल भी है। तो भाई ये वाटरमेलन मॉडल कैसा है इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो वाटरमेलन मॉडल की बात करें तो इसको समझिए अच्छे से। अब इसमें जो दिख रहे हैं आपको इसके सीड्स जो होते हैं, बीज जिसको कहा जाता है, ये किससे दिख रहे हैं आपको, ब्लैक कलर के। आपने वाटरमेलन तो खाया ही होगा। तो इनका कहना था ये जो ब्लैक आपको जैसे वाटरमेलन खाते हैं तो उसमें जो दिख रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, हम उसको इलेक्ट्रॉन कह देंगे। और जो बाकी आपका रेडिश पार्ट है जिसको आप खाते हैं मोस्टली, वो उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो वो होता है आपका प्रोटॉन। तो ये जो मॉडल था ये किसका मॉडल था, ये थॉमसन का मॉडल था। तो मैंने बताया इसको अलग अलग नाम दिए गए, इसको ही कह दिया गया प्लम पुडिंग कह दिया गया, रेसिन पुडिंग कह दिया गया, या वाटरमेलन मॉडल कहा गया। तो ये जो है किसके कारण हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन तो खोजा जा चुका है। कब खोजा जा चुका है, 1897 में। तो 1904 में इस बेसिस पर एक मॉडल डिजाइन कर दिया गया। मॉडल का नाम क्या है, तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, क्योंकि थॉमसन ने ही इसकी खोज करी थी। तो आगे बात करते हैं इस पे। तो भाई थॉमसन मॉडल क्या था, तो देख लीजिए थॉमसन ने क्या बोला, ही प्रपोज दैट एन एटम वाज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी इन विच वेयर एम्बेडेड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज। मतलब इनका कहना है, उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु सकारात्मक बिजली का एक क्षेत्र है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनों को शामिल किया गया है जो सकारात्मक चार्ज को बेअसर करने के लिए पर्याप्त था। मतलब इनका कहना है कि भाई जैसे इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ऐसे ही ये क्या है, पूरा भरा हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। मतलब पॉजिटिव का मतलब घनात्मक आवेश है इसमें, और कुछ ऋणात्मक भी है।
तो ये जो धनात्मक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज भी तो करना पड़ेगा। इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसको पर्याप्त तरीके से जो है बैलेंस करने के लिए, इस अवस्था में लाने के लिए क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस तरीके से एक एटम अच्छे से बैलेंस बनाकर चलता है। जैसे कोई आप अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस होगी, बहुत ज़्यादा वो जो है उदास रहेगा या डिप्रेशन में रहेगा, तो वो आसपास के लोगों को भी वैसा करेगा। तो हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो उसको पॉजिटिव बनाता है, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो नेगेटिव बनाता है। जब दोनों का समावेश होता है, दोनों का ही एक बैलेंस होता है, तो इंसान एक नॉर्मल बिहेव करता है। नहीं तो अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो उनके जो व्यक्तित्व होंगे वो बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, वो आम इंसान नहीं होंगे। बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यक्ति भी आम इंसान जैसा नहीं होगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी आम इंसान जैसा नहीं होगा। तो वैसे ही इन्होंने बोला कि भाई एक एटम भी तो कैसा रहना चाहिए, एक बैलेंस अवस्था में होना चाहिए, एक बैलेंस स्टेट में होना चाहिए, उसका ऐसा समावेश होना चाहिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस रहे। तो उन्होंने बताया कि एक एटम के अंदर ये बैलेंस कैसे है, तो इसमें मोस्टली चीजें पॉजिटिव भरी हुई है और उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या भरा होता है, तो उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज चीजें होती हैं। ये किसने बोला? थॉमसन के मॉडल में ये बात पता चलती है। दूसरा, द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम वाज एक्सप्लेन एज अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव स्फीयर। परमाणु की स्थिरता की बात करी है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, बैलेंस की बात इन्होंने करी, को इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकारक बलों और सकारात्मक क्षेत्र के केंद्र की ओर उनके आकर्षण के बीच संतुलन के परिणाम स्वरूप समझाया गया था। तो इन्होंने यही बता दिया कि भाई कोई एटम है, तो इस एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव स्फीयर ये है, तो ये आपस में बैलेंस है और इस तरह से कोई भी एटम जो है एक बैलेंस अवस्था में पाया जाता है। ये किसका कहना है? तो ये कहना है जे थॉमसन साहब का, जिन्होंने किसकी खोज करी? इलेक्ट्रॉन की खोज करी। और इन्होंने इस मॉडल से ये प्रूव करने की कोशिश करी कि भाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो पूरा पॉजिटिव जो है वो बैलेंस नहीं हो पाता, वो स्थिर अवस्था में नहीं आ पाता, वो न्यूट्रल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस करने का काम कर रहा है। ये किसका कहना है? तो ये कहना है थॉमसन साहब का। लेकिन क्या ये मॉडल पूरी तरह से सफल हुआ? तो केमिस्ट्री में मैंने आपको शुरू में भी बताया था, हम जितने मॉडल पढ़ेंगे जो हमने अभी शुरू से देखे यहाँ पे, तो इन मॉडल्स में क्या है कि सबसे पहले 1803 में डेल्टन का मॉडल आया, फिर 1904 में लगभग 100 साल बाद जे थॉमसन का आया। मतलब इस मॉडल में जो कमी थी उसको किसने दूर किया? थॉमसन ने। अब थॉमसन साहब में भी कुछ कमी थी तो उसको रदरफोर्ड ने दूर किया, और रदरफोर्ड के बाद नील बोर्स आएंगे, श्रोडिंगर आएंगे। तो अभी हमने यहाँ तक बात करी है, तो इनके बारे में पूछा जाएगा कि भाई इस मॉडल के अंदर कमी क्या थी। तो इस मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि इन्होंने सटीक चीजें नहीं बताई। किसके बारे में? किसी एटम के बारे में। देखा जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर बताया गया, इन्होंने बोल दिया कि किसी एटम के अंदर ही क्या होता है, नेगेटिव भी पाया जाता है, पॉजिटिव भी पाया जाता है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो मोस्टली स्पेस होता है वो तो कैसा होता है? खाली होता है। इन्होंने एक गोल्ड की फॉइल ली थी और उस गोल्ड की फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, एक पॉजिटिव पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई थी, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। उसके बाद जो चीजें निकल कर आई, उन्होंने बताया कि जो जे थॉमसन साहब कहना चाह रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पाया जाता है जैसे कि भाई किसी तरबूज के अंदर जो है आपके बीज पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी एटम के अंदर मोस्टली स्पेस तो कैसा है? खाली दिख रहा है, तो खाली होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, अंदर बीच में जो है कुछ पॉजिटिव पार्ट्स पाए जाते हैं। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने कई जो चीजें पोस्टुलेट्स किसके थे? थॉमसन साहब के थे, उसको पलट कर रख दिया। तो इसलिए जो आगे चलकर जो ये मॉडल क्यों नहीं सफल हुआ, तो इसमें आप ये रीजंस बता सकते हैं कि भाई थॉमसन मॉडल के अंदर भी कुछ कमियां थी। This model could not satisfactorily explain the result of scattering experiment carried out by Rutherford, who worked with Thomson. ये मॉडल थॉमसन के साथ काम करने वाले रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रकीर्णन प्रयोग, ये याद रख लीजिए कौन सा प्रयोग किया था? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक गोल्ड फॉइल ली थी जिस पर इस तरह से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई थी, और उसमें देखा था कि मोस्टली स्पेस जो होता है, बहुत सारा स्पेस जो स्थान है किसी परमाणु के अंदर वो खाली होता है, स्पेस एम्प्टी होता है। परिणामों को संतोषजनक व्याख्या नहीं कर सका। तो इसके कारण इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, इनकी सटीक अवस्था कैसी होगी ये बताने में असफल रहे।
इसके अलावा जो इन्होंने बताया कि भाई एक कोई भी एटम जो होता है वो बैलेंस होता है, स्थिर होता है, तो उस चीज को तो लिया गया कि कोई भी एटम जो है उसमें जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है। आगे चलकर पता चला कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, कोई भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो कहां पर होंगे ये बताने में कौन असफल रहे थे, ये बताने में असफल रहे थे आपके जे थॉमसन। तो इसलिए जे थॉमसन को पूरी तरह से हम सफल नहीं मानते हैं, उनके मॉडल में भी कई कमियां रही जो आगे चलकर रदरफोर्ड ने जो है आगे बताया। तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि भाई रदरफोर्ड ने क्या बताया है। तो आज जो है कुछ चीजें आपको जे थॉमसन साहब के बारे में पता चली, तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस आज के जो आपके द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। व्हाट डिड जे थॉमसन डिस्कवर? जे थॉमसन ने क्या खोजा था? प्रोटॉन खोजा था, न्यूक्लियस खोजा था, इलेक्ट्रॉन खोजा था या न्यूट्रॉन खोजा था? प्रोटॉन की खोज करी, नाभिक की खोज करी, इलेक्ट्रॉन की खोज करी या न्यूट्रॉन की खोज करी, ये आपको बताना है। तो इतना आंसर तो आप दे ही सकते हैं कि जे थॉमसन के बारे में बात हो रही है तो उन्होंने क्या किया था, कौन से ईयर में किया था, तो ईयर भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोग। इसके बाद जे थॉमसन वॉज द विच साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द एटम? जे थॉमसन परमाणु को समझने वाले कौन से नंबर के वैज्ञानिक थे? पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे या इनमें से कोई नहीं थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? तो ये भी आप बता सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको मॉडल ही यहां पर डिस्क्राइब किया था, तो उसके बेसिस पर आंसर करना है आपको कि जे थॉमसन का ये जो अटेम्प्ट था ये कौन सा था? फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड था या इससे पहले भी कोई कर चुका था? इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स आर नॉट सेम एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परमाणु के थॉमसन मॉडल के समान नहीं है? मतलब कौन सा जो जे थॉमसन ने मॉडल दिया उसके बराबर नहीं है? प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, तरबूज मॉडल, रेसिन पुडिंग मॉडल, किशमिश पुडिंग मॉडल या फिर परमाणु मॉडल? तो आपको इसमें आंसर करना है कि कौन सा मॉडल नहीं है जे थॉमसन का। तो ये भी मैंने क्लास में ही बताया हुआ है, तो जिन्होंने भी पूरा सेशन देखा होगा अच्छे से इसका आंसर जरूर कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप मुझे आंसर करके बताइए। इसके बाद बताइए, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, मतलब किसी के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो 13 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 14 है। तो देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर? यदि किसी तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 13 और 14 है तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 13 और 13 होगी, 13 और 27 होगी, 14 13 होगी या 27 14 होगी? तो इसका आंसर आपको करना है। तो होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी आपको लगती है इसमें इशू, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, इसके आंसर ज़रूर दीजिए। कोई भी इशू आ रहा है पुराने लेक्चर्स में या उसमें और भी कुछ डाउट्स आते हैं तो उनको आप वहाँ पे लिख दीजिए। इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF जो है टेलीग्राम लिंक पर अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आज ही के दिन में 2 बजे भी मेरा एक सेशन होगा, उस सेशन को भी ज़रूर देखिएगा, जो कि होगा ज्योग्राफी के बारे में। तो दिन में 2 बजे जो ऑल स्टेट PCS की जो कॉमन क्लास होती है उसमें मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ। ट्यूसडे के दिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी क्लास होती है। तो आज जो है 2 बजे ज्योग्राफी का भी सेशन होगा, तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।